हेलो गाइस, योर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत की जलवायु के बारे में। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि कभी बहुत तेज गर्मी पड़ती है, कभी जोरदार बारिश होती है और कभी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। लेकिन आपने ये सोचा है कि भारत में मौसम इतना बदलता क्यों है, मानसून कैसे काम करता है और पूरे देश की जलवायु को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। यही सब हम आज की इस क्लास में विस्तार से समझने वाले हैं। आप इस क्लास में एंड तक बने रहिए। इस क्लास के एंड में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्लास, भारत की जलवायु। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जलवायु और मौसम की। जलवायु एक अलग चीज होती है, जबकि मौसम क्या होता है, एक अलग चीज होता है। तो मौसम अल्पकालिक समय होता है। कैसा होता है? जो मौसम होता है वो अल्पकालिक समय। जैसे आप कई बार बोलते हो ना कि यार आज तो मौसम थोड़ा ज्यादा गर्मी है, मतलब उस दिन की बात कर रहे हो, मतलब सुबह थोड़ा ठंड था, दोपहर में थोड़ा गर्मी हो गया, शाम को क्या हो गई, बरसात हो गई। तो एक अल्पकालिक समय का जो बात होती है तो उसको क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। अब आप ये तो नहीं बोलते ना कि यार आज की जलवायु तो बहुत गर्म है, आप ऐसा नहीं बोलते। आप बोलते हो कि यार आज का मौसम बहुत गर्म है। तो मौसम क्या होता है, एक अल्पकालिक समय होता है। जबकि जो जलवायु होती है वो कौन सी होती है, दीर्घकालीन समय होती है। कौन सी होती है? दीर्घकालीन, मतलब बहुत लंबे वर्ष होता है, मतलब 30-35 साल का जो एवरेज मौसम होता है वो क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। और जबकि अल्पकालिक समय जैसे एक दिन दो दिन की जो हम जब बात करते हैं तो वो क्या होता है, मौसम होता है। तो मौसम अल्पकालिक है और जल्दी बदलता है। ये क्या होता है, बहुत जल्दी बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए सुबह धूप खुला, उसके बाद में दोपहर में बादल आ गए और उसके बाद में शाम को क्या हो गई, बरसात हो गई। तो मौसम अल्पकालिक होता है और ये बहुत जल्दी बदलता है। जबकि जलवायु की बात करें तो जलवायु स्थायी और कैसी होती है, दीर्घकालिक होती है। कैसी होती है? बहुत जल्दी ये बदलती नहीं है। ये 30-35 साल में जाके इसमें क्या होता है, थोड़ा सा परिवर्तन होता है। तो जलवायु दीर्घकालिक होती है, जबकि मौसम क्या होता है, अल्पकालिक होता है। जलवायु किसी स्थान की दीर्घकालिक मतलब 30 से 35 वर्ष का औसत मौसम की स्थिति होती है। तो जो जलवायु होती है वो कोई भी स्थान, चाहे भारत की हम बात करें तो भारत का जो औसत 30 से 35 वर्ष का जो मौसम है उसी को क्या बोलते हैं, भारत की जलवायु बोलते हैं। तो जब 30 से 35 वर्ष की औसत मौसम को क्या बोला जाता है, भारत की जलवायु बोला जाता है। जब हम किसी एक दिन की बात करें, दो दिन की बात करें या हम किसी अल्पकालिक समय की बात करते हैं तो उस समय का जो परिवर्तन होता है, जैसे सुबह धूप होता है, शाम को क्या हो जाते हैं, बरसात हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है, अल्पकालिक समय कहलाता है और वो क्या होता है, मौसम होता है। और जलवायु के मुख्य तत्व की बात करें तो तापमान, आर्द्रता, वर्षा और वायु दाब है। ये क्या है, जलवायु के मुख्य तत्व है। तो याद रखिए, जलवायु एक दीर्घकालिक समय होता है। जो 30 से 35 वर्ष का जो औसत मौसम होता है उसको क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। और जबकि एक दिन या दो दिन की बात करते हैं तो वो क्या होता है, मौसम होता है। जैसे हम बात करते हैं ना कई बार, यार आज मौसम बहुत खराब है, 2-3 दिन आपका मौसम खराब रहेगा, 2-3 दिन। तो मौसम क्या किसकी बात कर रहे हैं, अल्पकालिक समय की बात कर रहे हैं, 2-3 दिन। अब आप ये तो नहीं बोलते कि यार 2-3 दिन जलवायु बहुत बेकार रहेगी, आप ये नहीं बोलते, आप बोलते हो मौसम। मौसम की जब बात होती है तो वो अल्पकालिक समय की बात होती है। और जब अगर जलवायु की बात होती है तो वो दीर्घकालिक समय की बात होती है। उसके अंदर 30 से 35 वर्ष का जो औसत मौसम होता है वो क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। अब बात करते हैं भारत की जलवायु की। अगर भारत की जलवायु की बात की जाए तो भारत की जलवायु एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसी जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। भारत की जलवायु एक उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है। भारत का एक हिस्सा कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, तापमान उच्च रहता है। तो आप देखोगे जो कर्क रेखा होती है वो भारत के कहां से गुजरती है, मध्य से गुजरती है। और मैंने आपको बताया था कर्क रेखा और मध्य रेखा का जो बीच का क्षेत्र होता है वहां पे क्या होती है, बहुत गर्मी होती है। क्या होती है, बहुत गर्मी होती है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंधीय। क्या बोला जाता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है वो उष्ण कटिबंधीय होता है। जबकि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दोनों गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का जो क्षेत्र होता है वो समशीतोष्ण होता है। और 66.5 से जो 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है,
शीत कटिबंध होता है। तो जो साढ़े साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है वो भारत के कहाँ से गुजरती है, लगभग मध्य से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। और इसके नीचे का जो क्षेत्र किसमें आता है, उष्ण कटिबंधीय में। इसीलिए जो भारत की जलवायु को क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंधीय बोला जाता है। और उसके साथ साथ जो भारत की जलवायु मानसून से भी क्या होती है, प्रभावित होती है। इसीलिए मिलाकर के भारत की जलवायु को क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। तो भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है, क्योंकि भारत का एक बड़ा हिस्सा है वो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित होता है। और इसलिए यहाँ पर तापमान क्या रहता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में तो तापमान सबसे ज्यादा ही रहता है। तो इसीलिए कर्क रेखा से नीचे तापमान क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रहता है। और इसीलिए इसकी जलवायु को उष्ण कटिबंधीय बोला जाता है। और साथ ही साथ मानसूनी हवाएं मौसम के अनुसार क्या बदलती हैं, दिशाएं बदलती हैं। और जो मानसूनी हवाएं होती है वो मौसम के अनुसार दिशाएं बदलती हैं। कभी हवाएं इस तरफ जाएंगी और कभी हवाएं इधर आने लगेंगी। उसकी मौसम के अनुसार क्या बदल जाती है, दिशा बदल जाती है। तो ये भी क्या करती है, भारत की जलवायु को प्रभावित करती है मानसूनी हवा। इसीलिए भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर उच्च तापमान रहता है भारत के अंदर। और इसको मानसूनी हवा क्यों बोला जाता है, क्योंकि दिशा बदलने पर हवा भी क्या हो जाती है, दिशा बदलने वाली क्या होती है, हवाएं होती हैं। तो जब भारत में गर्मी पड़ती है तो यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, हवाएं समुद्र से भारत की ओर आने लगती हैं। जब भारत में सर्दी पड़ती है तो यहाँ हाई प्रेशर रहता है और हवाएं भारत के जो स्थल है उससे किधर की ओर जाने लगती हैं, समुद्र की तरफ जाने लगती है। तो इसीलिए भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु कहा जाता है। और उष्ण कटिबंधीय कौन सा होता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। इनके बीच का जो क्षेत्र होता है वो उष्ण कटिबंधीय। अगर आप फिर भी अच्छे से नहीं जानते हो कटिबंध क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अगर आपको अच्छे से समझना है तो ज्योग्राफी की जो क्लास है उसके जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर एक क्लास लिया हुआ है, इसमें उसमें अच्छे से डिटेल में पढ़ाया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो जो हमारी भारत की जलवायु है, जो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले है अक्षांश। जो अक्षांश होता है वो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। जैसे कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है तो इसका दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंधीय है, और जबकि उत्तरी भाग क्या होता है, उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण कटिबंधीय को क्या बोला जाता है, समशीतोष्ण भी बोला जाता है। तो जो अक्षांश है वो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। और जो हिमालय पर्वत है वो भी भारत की जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्योंकि जो हमारा हिमालय पर्वत भारत के यहाँ जम्मू कश्मीर में इधर को रहता है, वो क्या करता है, ठंडी हवाओं को रोकता है और ये मानसून को रोकता है। और किसका कारण बनता है, वर्षा का कारण बनता है। तो आप देखो ये जो हिमालय पर्वत इधर है ये क्या करता है, ठंडी हवाओं को रोकता है। इधर से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनको रोकता है, और इधर से जो मानसून जाते हैं वो यहाँ पे टकराते हैं, यहाँ पे उनको भी ये रोकने का काम करता है। तो जो हिमालय पर्वत है वो भी क्या करता है, भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, ठंडी हवाओं को रोकता है और मानसून को रोकता है, और वर्षा का क्या बनता है, कारण बनता है। जल और स्थल का वितरण भी भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। जल धीरे धीरे गर्म और ठंडा होता है। तटीय तापमान क्या रहता है, संतुलित रहता है। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत 3 तरफों से किससे घिरा हुआ है, इधर को भी जल है, इधर को भी जल है, इधर को भी जल है। तो भारत तीनों साइडों जल से घिरा हुआ है। उसी के कारण जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां का जो मौसम रहता है वो क्या रहता है, संतुलित रहता है। वहां का जो तापमान रहता है कैसा रहता है, संतुलित रहता है। नेक्स्ट, अब बात करें भारत की जलवायु को तीसरा कारक कौन सा प्रभावित करता है, तो समुद्र से दूरी है वो भी भारत की जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो समुद्र से दूर के क्षेत्रों में तापमान अधिक बदलता है। तो जो भी समुद्र से दूर का क्षेत्र रहेगा वहां पे क्या रहेगा, तापमान अधिक बदलता है। गर्मियों में वो क्षेत्र बहुत गर्म रहता है और सर्दियों में क्या रहता है, बहुत ठंडा रहता है। तो जो भी क्षेत्र अगर समुद्र से जितना दूर रहेगा उसका तापमान भी अधिक बदलता है। जैसे गर्मियों में तो वहां पे बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी और सर्दियों में बहुत अधिक ठंड पड़ेगी। लेकिन समुद्र के पास में जो क्षेत्र होते हैं उन पर ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता। वहां का जो मौसम रहता है वो कैसा रहता है, तापमान संतुलित रहता है। तो जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे तापमान भी क्या होता है, अधिक बदलता है। गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दियों में बहुत ठंड पड़ती है। ऊंचाई भी है, वो भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है।
ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, तापमान घटता है। अगर आप 165 मीटर ऊपर जाते हो तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या आती है, कमी आती है। इसीलिए क्या हो, जो दार्जिलिंग है वो ठंडा है और आगरा क्या है, गर्म है, क्योंकि दार्जिलिंग क्या है, ऊंचाई पर है। और आपको पता है 165 मीटर जब आप ऊपर जाते हो तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कमी आती है। इसी कारण जो दार्जिलिंग है वो क्या है, ठंडा है और आगरा क्या है, गर्म है। और छठा है जेट स्ट्रीम। जो जेट स्ट्रीम होती है वो भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। पश्चिमी जेट सर्दियों की बारिश लाती हैं और पूर्वी जेट मानसून को क्या करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। तो पश्चिमी जेट के कारण सर्दियों में क्या होती है, बारिश होती है, जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। जबकि पूर्वी जेट होती है वो मानसून को क्या करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। तो समुद्र दूरी, ऊंचाई और जेट स्ट्रीम ये भी क्या करती हैं, भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट, अब बात करें अल नीनो और ला नीनो, ये दोनों भी क्या करती हैं, भारत की जलवायु को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। अगर अल नीनो की बात की जाए तो अल नीनो के दौरान महासागर का पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और ये भारतीय मानसून को क्या करता है, कमजोर करता है। इससे कम वर्षा होती है जिसको सूखा कहते हैं और तापमान में वृद्धि होती है जिससे बहुत अधिक क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। तो अल नीनो जब भी होगा तो उस दौरान क्या होता है, महासागर का पानी गर्म हो जाता है और ये भारतीय मानसून को क्या करता है, कमजोर करता है। इससे कम वर्षा होती है और तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन ला नीनो के दौरान महासागर का पानी क्या होता है, ठंडा होता है। जब ला नीनो आती है तो महासागर का पानी ठंडा होता है और ये भारतीय मानसून को मजबूत करता है। इससे अधिक वर्षा होती है और कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है। तो अल नीनो और ला नीनो दोनों भी भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं, मानसून को। अगर अल नीनो है तो महासागर का पानी गर्म हो जाता है और ये भारतीय मानसून को क्या करता है, कमजोर करता है और कम वर्षा होती है। लेकिन ला नीनो के दौरान महासागर का पानी ठंडा हो जाता है और ये भारतीय मानसून को मजबूत करता है। इससे अधिक वर्षा होती है और कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है। तो ये सारे के सारे फैक्टर क्या हैं, भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं मानसून हवा की। किसकी बात करते हैं, मानसून हवा की। तो जो शब्द मानसून है ये अरबी भाषा के शब्द मौसम से लिया गया है और इसका अर्थ क्या होता है, ऋतु होता है। तो जो मानसून शब्द है ये अरबी भाषा के शब्द मौसम से लिया गया है और इसका अर्थ क्या होता है, ऋतु होता है। और अगर बात की जाए भारत में मानसून का वर्णन करने वाले पहले अरब विद्वान की, तो वो अल मसूदी थे। कौन थे, अगर पहले अरब विद्वान की बात की जाए भारत के मानसून का वर्णन करने वाले, तो वो अल मसूदी थे। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो शब्द मानसून अरबी भाषा के शब्द मौसम से लिया गया है। इसका अर्थ ऋतु है। ये हवाएं मौसम के बदलाव के साथ अपनी दिशा पूरी तरह बदल लेती हैं। तो जैसे मौसम का बदलाव होता है ये हवाएं अपनी पूरी दिशा बदल देती हैं और इनकी दिशा लगभग 180 डिग्री तक बदल जाती है। तो जो मानसूनी हवाएं होती हैं, ये हवाएं जब मौसम में बदलाव होता है तो अपनी दिशा भी बदल लेती हैं। जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही हैं, तो जैसे ही हवाओं मौसम में बदलाव हुआ तो ये दक्षिण से किधर आने लग जाएंगी, उत्तर की ओर आने लग जाएंगी। तो इनकी दिशा लगभग 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक बदल जाती हैं। ये हवाएं भूमि और जल के बीच तापमान में अंतर के कारण क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। किसके कारण उत्पन्न होती है, भूमि और जल के बीच में जो तापमान होता है उसके कारण उत्पन्न होती है। भूमि जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है, जबकि जल धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। एक बात याद रखिए, तो अगर आप भूमि और जल की बात करें तो भूमि जल्दी गर्म होती है, जल्दी क्या होती है, ठंडी होती है। लेकिन जल होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। अब जैसे बात करें सूर्य, अगर मान लीजिए भारत में बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है, अब जैसे गर्मी पड़ेगी तो भूमि जल्दी गर्म हो जाएगी और जबकि जो जल है वो धीरे 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 गर्म होता है। तो जब ये जल्दी गर्म हो जाएगी तो इसमें हवाएं ऊपर हो, यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, जल में हाई प्रेशर रहेगा। और हवाएं कहाँ से कहाँ तक चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो समुद्र से हवाएं कहाँ चलेंगी, भूमि की तरफ चलेंगी। और जब अगर मान लीजिए भारत में सर्दी पड़ रही है तो ये क्या होती है, तो सर्दी ये बहुत ठंडी रहती है, ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है और जल जल्दी से ठंडा नहीं होता। तो ये जल्दी ठंडी हो जाती है तो यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है और जल में क्या रहता है, लो प्रेशर रहता है। और हवाएं कहाँ से कहाँ चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो हवाएं भूमि से किधर की ओर चलने लगती हैं, जल की तरफ चलने लगती हैं। तो इसके ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं होती हैं वो समुद्र से भूमि की ओर चलती हैं और जबकि शीत ऋतु में जो हवाएं हैं वो भूमि से समुद्र की ओर चलती हैं। तो ये याद रखिए दोनों कॉन्सेप्ट की, कब हवाएं भूमि से समुद्र की ओर चलेंगी और कब हवाएं समुद्र से
भूमि की ओर चलेंगी। तो जहां पर ज्यादा गर्मी पड़ेगी हवाएं ऊपर उठेंगी, वहां पे लो प्रेशर बनेगा, और जहां पे कम गर्मी रहेगी वहां हवाएं जल्दी नहीं उठेंगी, वहां पे हाई प्रेशर बनेगा, और हाई प्रेशर से हवाएं कहाँ चलती हैं, लो प्रेशर की ओर। ये बात याद रखिए। और एक बात ये भी याद रखिए, जो पृथ्वी है, जो हमारी भूमि है, वो जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन जो जल है वो जल्दी ना तो गर्म होता है, वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। नहीं। अब बात करें भारत के मानसूनों के प्रकार की, तो भारत का जो मानसून होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक दक्षिण पश्चिम मानसून होता है और एक उत्तर पूरब मानसून होता है। कौन से मानसून होते हैं? एक दक्षिण पश्चिम मानसून होता है और एक उत्तर पूरब मानसून होता है। और जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये दो शाखाओं में होता है। कैसे होता है? क्योंकि भारत से जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो ये भारत से टकराने के बाद में किन शाखाओं में बदल जाता है? एक दो शाखाओं में बदल जाता है। एक शाखा अरब सागर की ओर जाती है और दूसरी शाखा किधर की ओर जाती है? बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है। तो जब भी अगर जो मानसून आते हैं तो दक्षिण पश्चिम मानसून जब भारत से ये दो भागों में बढ़ जाता है। एक शाखा तो इधर चली जाती है अरब सागर की ओर, दूसरी शाखा किधर चली जाती है? बंगाल की खाड़ी की ओर। तो दक्षिण पश्चिम मानसून, ये मानसून जून से सितंबर तक चलता है और ये हवाएं दक्षिण पश्चिम से आती हैं। किधर से आती हैं? ये हवाएं दक्षिण पश्चिम से आती हैं और उत्तर पूरब की ओर बढ़ती हैं। तो जैसे हवाएं इधर से आएंगी और किधर की तरफ बढ़ेंगी? ये इधर की तरफ बढ़ेंगी। तो ये कौन सा हिस्सा होता है? ये दक्षिण पश्चिम होता है। इधर से आती हैं और किधर की तरफ बढ़ती हैं? उत्तर पूरब की दिशा की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है और ये साउथ होता है। तो ये कौन सा हिस्सा है? ये दक्षिण पश्चिम वाला हिस्सा होता है। इधर से हवाएं आती हैं और किधर जाती हैं? ये उत्तर पूरब रहता है, क्योंकि उत्तर और पूरब के कहाँ हैं? बीच में। तो हवाएं किधर से किधर चलती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून में? ये हवाएं दक्षिण पश्चिम से आती हैं और उत्तर पूरब की दिशा में बढ़ती हैं। और सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहले केरल तट पर पहुंचती हैं और इसे मानसून प्रकोष्ठ कहा जाता है। तो देखिए, वैसे तो अगर बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश में तो सबसे पहले लक्षद्वीप आती हैं, लेकिन अगर भारत के मुख्य भूमि की बात की जाए तो सबसे पहले कहाँ पर आती हैं? केरल में आती हैं। और ये लगभग जून के पहले सप्ताह में आ जाती है। वैसे 1 जून को इसको माना जाता है। और तो जब ये सबसे पहले केरल तट पे पहुंचती है तो इसे मानसून का क्या कहा जाता है? प्रकोष्ठ कहा जाता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक चलता है। ये हवाएं दक्षिण पश्चिम से चलती हुई उत्तर पूर्व की दिशा की ओर बढ़ती हैं, सबसे पहले केरल तट पर पहुंचती है। इसे मानसून का प्रकोष्ठ कहा जाता है। अगर बात की जाए दक्षिण पश्चिम मानसून के विभाजन की, तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं आती हैं तो ये जब भारत से टकरा के बाद दो शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। एक अरब शाखा की ओर जाने वाली और एक किधर जाती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये दो शाखा में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये दो शाखाओं में विभाजित होता है, एक अरब सागर शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। तो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत पहुंचने पर दो भागों में विभाजित हो जाता है। पहले भाग को अरब सागर शाखा कहा जाता है और जो दूसरा भाग होता है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा कहा जाता है, क्योंकि इधर बंगाल की खाड़ी होती है इसलिए इसको बंगाल की खाड़ी शाखा कहा जाता है, और इधर अरब सागर रहता है इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अरब सागर की शाखा कहा जाता है। तो जो भारत के जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उनकी कितनी शाखाएं होती हैं? दो होती हैं। एक अरब सागर शाखा होती है और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरब सागर शाखा की। तो जो अरब सागर शाखा के अगर मार्ग की बात की जाए तो ये शाखा सबसे पहले लक्षद्वीप के पास से गुजरती है। यहाँ पे लक्षद्वीप होता है, ये वहां से गुजरती है और फिर ये पश्चिमी घाट के साथ आगे बढ़ती है। तो ये जो शाखा होती है सबसे पहले लक्षद्वीप से गुजरती है, उसके बाद में किससे टकराती है? केरल से टकराती है। अगर मुख्य भूमि की बात की जाए तो ये केरल से टकराती है, और वैसे अगर बात की जाए तो सबसे पहले लक्षद्वीप में। अगर ऑप्शन में लक्षद्वीप दिया हुआ है तो आपका आंसर लक्षद्वीप रहेगा सबसे पहले, और अगर लक्षद्वीप नहीं दिया है तो क्या आंसर रहेगा? केरल रहेगा। मुख्य भूमि कौन सी होती है? केरल की होती है। तो ये शाखा सबसे पहले लक्षद्वीप के पास से गुजरती है और ये फिर पश्चिमी घाट के साथ में क्या बढ़ने लग जाती है? आगे बढ़ने लग जाती है। जब ये लक्षद्वीप से गुजरती है, केरल से टकराती है, उसके बाद में इधर क्या रहता है? पश्चिमी घाट रहता है। तो ये पश्चिमी घाट के सारे क्या बढ़ती है? आगे बढ़ती हुई जाती है। पश्चिमी कर्नाटका, गोवा, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तक जाती है। और इसके अंदर राजस्थान में कम वर्षा होती है। अब राजस्थान में कम वर्षा क्यों होती है इसके कारण? तो देखिए, राजस्थान की जो अरावली जो पर्वतमाला है वो इसके क्या होती है? समांतर होती है। अब मान लीजिए हवाएं ऐसे चल रही हैं, ठीक है, और आपकी जो पर्वतमाला है वो भी इसके समांतर ऐसे है,
तो ये हवाओं को रोकेंगी थोड़ी, ये तो इसके धीरे धीरे इसके किनारे और किनारे निकल जाएंगी, इसलिए राजस्थान में क्या होती है, कम वर्षा होती है। अगर हवाएं ऐसे चलती और जो अगर बात की जाए अरावली पर्वतमाला ऐसे होती तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती, राजस्थान में ही होती। लेकिन राजस्थान में कम वर्षा होती है क्योंकि अरावली जो पर्वतमाला है वो इसके क्या होती है, अरब सागर का शाखा का जो मार्ग है, जो हवाएं चलती हैं उसकी क्या होती है, समांतर होती है, इसलिए राजस्थान में क्या होती है, कम वर्षा होती है। और इसके बाद ये शाखा होती है भारत पहुंचता है और हिमालय में भारी वर्षा का कारण भी बनता है। और सबसे ज्यादा हिमालय में, क्योंकि हिमालय इसके क्या आ जाता है, एकदम अपोजिट आता है, सीधी ये क्या करती हैं, टकराती हैं इससे, क्योंकि हिमालय इसके समांतर नहीं है बल्कि इसके एकदम क्या है, सामने खड़ा हुआ है। तो इसलिए जब ये हवाएं यहाँ टकराती हैं हिमालय से तो यहाँ पर क्या होती है, बहुत अधिक बारिश होती है। तो जो अरब सागर शाखा है वो सबसे पहले लक्षद्वीप से होती है, केरल से टकराती है, फिर ये पश्चिमी घाट के समांतर पश्चिमी कर्नाटका, गोवा, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात, पूर्वी राजस्थान होते होते कहाँ पर पहुंचती है, हिमालय से टकराती है। पूर्वी राजस्थान में कम वर्षा का कारण है क्योंकि यहाँ पे जो अरावली पर्वतमाला है वो इसके समांतर होती है, इसलिए कम वर्षा होती है। लेकिन जो हिमालय है वो इसके क्या होता है, सामने खड़ा रहता है, इसलिए जब हवाएं इससे टकराती हैं तो सबसे ज्यादा वर्षा भी होती है। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा की। किसकी बात करते हैं, बंगाल की खाड़ी की शाखा की। तो जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है ये दक्षिण पश्चिम मानसून की ही एक प्रमुख शाखा है, जिसके अंदर एक अरब सागर की शाखा होती है और दूसरी कौन सी होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है। ये बंगाल की खाड़ी से नमी लाती है और भारत में वर्षा का क्या बनती है, कारण बनती है। क्या बनती है, ये बंगाल की खाड़ी से नमी लाती है और भारत में वर्षा का कारण बनती है। आपके दिमाग में सर एक बात होगी, ये हवाएं इधर से इधर ही क्यों चल रही हैं, इधर से इधर क्यों नहीं चल रही, उल्टी इधर से। तो देखिए क्या होता है, गर्मियों में क्या होता है, भारत में बहुत अधिक गर्मी बनती है, तो गर्मी पड़ेगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, हवाएं ऊपर उठेंगी तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। और जबकि समुद्र में क्या रहता है, हाई प्रेशर रहता है, और हवा हमेशा किधर से किधर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो ये याद रखिए, गर्मियों में हवाएं, जो हमारा मानसून होता है वो इधर ही क्यों चलता है, भारत की तरफ क्यों आता है, भारत से हवाएं दूर क्यों नहीं जाती, तो वो इसलिए नहीं जाती क्योंकि भारत में लो प्रेशर रहता है गर्मियों के दिनों में और समुद्र में क्या रहता है, हाई प्रेशर। हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। अब बात करें बंगाल की खाड़ी की शाखा के निर्माण की प्रक्रिया। तो गर्मियों में भारत की भूमि क्या होती है, बहुत गर्म होती है। अगर आप बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात करो या बात करें अरब सागर की शाखा, दोनों में जो ये जो शाखा जो निर्माण की प्रक्रिया एक जैसी है। तो जब गर्मियां पड़ती हैं तो भारत बहुत गर्म होता है और यहाँ पर क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। और जबकि समुद्र में ठंडी और नम हवाएं क्या होती हैं, हाई प्रेशर होता है। क्या होता है, समुद्र में हाई प्रेशर रहता है और इसमें क्या रहता है, जो भारत की पृथ्वी है उस पर क्या रहती है, लो प्रेशर रहती है। अब समुद्र में हाई प्रेशर इसलिए रहता है क्योंकि पृथ्वी जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी, लेकिन समुद्र ना तो जल्दी गर्म होता है ना ही जल्दी ठंडी होती है, इसलिए पृथ्वी जल्दी गर्म हो जाती है, वहां पे लो प्रेशर बनता है और हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो चाहे बंगाल की खाड़ी की शाखा वाली हवाओं की बात हो या अरब सागर की शाखा वालों की हवाओं की बात हो, दोनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट होता है ये। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हो, हाई प्रेशर और लो प्रेशर वाला, तो आप अच्छे से इसको समझ जाओगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गर्मियों में भारत की भूमि बहुत गर्म हो जाती है, यहाँ पर लो प्रेशर बनता है और समुद्र से जो ठंडी और नम हवाएं भारत की ओर चलती हैं क्योंकि समुद्र में क्या रहता है, हाई प्रेशर रहता है, और यही हवाएं बंगाल की खाड़ी से क्या होती हैं, आती हैं। वैसे ही अरब सागर में होता है, अरब सागर के अंदर भी हाई प्रेशर रहता है गर्मियों में, तो और भारत में लो प्रेशर होता है और हवाएं अरब सागर से कहाँ चलती हैं, भारत की ओर चलती हैं। अब बात करें बंगाल की खाड़ी के प्रवेश की, तो मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होती हैं और ये सबसे पहले उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराती है। कहाँ टकराती हैं, ये सबसे पहले उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराती हैं। इसे इसका मुख्य प्रवेश बिंदु माना जाता है। वैसे तो ये आंध्र प्रदेश से भी टकराती हैं, लेकिन अगर मुख्य बिंदु की बात की जाए तो जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो सबसे पहले उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराती है। उसके बाद में क्या होता है, जब ये पश्चिम बंगाल से टकराती हुई ऐसे ऐसे आगे बढ़ती है तो ये यहाँ पे क्या आ जाता है, पर्वत आ जाता है, अराकामयोबा पर्वत आ जाता है। उससे टकराने के बाद ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। कितनी शाखाओं में विभाजित हो जाती है, दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक शाखा उत्तरी पूर्वी शाखा होती है और दूसरी कौन सी होती है, पश्चिमी शाखा में हो जाती है। तो ये यहाँ पर आने के बाद पर्वत से टकराने के बाद में कितनी शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक शाखा उत्तरी पूर्वी शाखा जो पूर्वोत्तर राज्य है उधर की ओर चली जाती है, और जबकि जो दूसरी शाखा होती है
वो पश्चिम की ओर बढ़ती है, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब, इधर की ओर बढ़ती है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है इसकी नमी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और पंजाब के अंदर पहुंचने पर सबसे कम क्या होती है, वर्षा होती है। इसलिए देखा होगा पश्चिम बंगाल में ज्यादा वर्षा होती है और दिल्ली में क्या होती है, इनसे कम होती है। कम इसलिए होती है क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ती है इनकी नमी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर बात की जाए दोनों शाखाओं की, अरब सागर वाली शाखा और अगर बंगाल की खाड़ी वाली शाखाओं की बात की जाए तो ये कहाँ पर मिलती हैं, पंजाब में मिलती है। कहाँ मिलती हैं, पंजाब में मिलती है। तो ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा है आगे चलकर, एक उत्तर पूर्वी शाखा होती है जो असम और मेघालय की ओर बढ़ती है। किधर बढ़ती है, असम और मेघालय की ओर बढ़ती है। और ये पूर्वोत्तर राज्यों में क्या कराती है, बारिश कराती है। और सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो कहाँ पर होती है, मेघालय के मानसिमराम में होती है। इसमें होती है, जो मेघालय का जो मानसिमराम है उसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पे जो खासी खाड़ियां होती हैं और उसी से क्या होती है, टकराकर भारी वर्षा कराती है। और दूसरी शाखा पश्चिम की ओर बढ़ती है और आगे बढ़ने पर इससे जो दूसरी शाखा से जो होने वाली वर्षा है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे घटती है। जैसे जैसे बिहार में जितनी वर्षा होगी उतनी इस शाखा से कहां पर नहीं हो सकती, दिल्ली में नहीं होती है। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात करें तो ये अरकामा योमा पर्वत से टकराकर दो भागों में ये टूट जाती है। एक भाग इसका पश्चिम की और दूसरा भाग उत्तर पूरब की ओर जाता है। तो ये शाखा बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लाती है और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के रास्ते क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। और ये अराकामा योमा पर्वत है, इससे टकराकर कितने भागों में विभाजित हो जाती है, दो भागों में। और इससे पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा होती है और गंगा के मैदान में आगे बढ़ने पर जो वर्षा है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती। तो इसमें ये चीज याद रखिए, बंगाल की खाड़ी से आते उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से रास्ते भारत में प्रवेश करती है। अराकामा योमा पर्वत से टकराकर ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक जो शाखा है वो पूर्वोत्तर राज्यों की ओर चली जाती है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा होती है। और दूसरी शाखा है वो पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, जिसके अंदर बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आते हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ती है वर्षा की क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। तो अभी हमने दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में पूरा पढ़ा, जिसके अंदर अरब सागर की शाखा के बारे में पढ़ा और बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं तो दक्षिणी पश्चिम मानसून है उसकी दो दो शाखाएं हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उनकी तुलनाओं की। तो जो अरब सागर वाली शाखा है जो अरब सागर में उत्पत्ति होती है, और जबकि जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में होती है। अगर प्रवेश की बात की जाए तो ये केरल में 1 जून को प्रवेश करता है, जबकि बंगाल की खाड़ी की शाखा है जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। अगर दिशा की बात की जाए तो अरब सागर वाली शाखा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। किधर चलती है, जो अगर बात की जाए तो ये जो अरब सागर वाली शाखा है ये ऐसे इधर सकती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। जबकि बंगाल वाली शाखा है वो दक्षिण पूर्व से किधर की ओर चलती है, उत्तर पश्चिम की ओर। किधर की ओर चलती है, उत्तर पश्चिम की ओर। तो जो अरब सागर वाली शाखा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है, जबकि जो बंगाल की खाड़ी की वाली शाखा है जो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। अगर बात की जाए तो प्रभाव की, तो इसका जो पहला प्रभाव वो पश्चिमी तट पर होता है, क्योंकि जो भारत में जो होता है केरल की साइड उधर क्या है, पश्चिमी तट है, तो उस पर प्रभाव होता है। जबकि बंगाल की खाड़ी का पूर्वी तट पर होता है। अगर वर्षा का कारण जो पश्चिमी घाट है उस पर वर्षा का कारण यही बनती है जो अरब सागर वाली शाखा होती है। जबकि बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से जो खारो, गासी और जैंतिया जो पहाड़ियां हैं उन पे वर्षा होती है। अगर बात की जाए वर्षा की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसके अंदर क्या होती है, अत्यधिक मेघालय में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो इसी के कारण होती है। अगर विभाजन की बात की जाए तो ये कम विभाजित होती है, जबकि जो बंगाल की खाड़ा ये आके जाकर कितनी शाखाओं में विभाजित हो जाती है, 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। अगर प्रभाव की बात की जाए तो अरब सागर वाली शाखा है उसका प्रभाव पश्चिमी भारत में रहता है, जबकि जो बंगाल की खाड़ी शाखा है उसका प्रभाव पूरब और उत्तर भारत में रहता है। अगर मार्ग की बात की जाए तो ये केरल से स्टार्ट होती हुई केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा होती हुई जाती है। जबकि अगर बात की जाए बंगाल की खाड़ी की शाखा तो ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से आगे बढ़ती हुई जब ये अराकामा योमा पर्वत से टकराती है उसके बाद 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग किधर चला जाता है, पूर्वोत्तर भारत में, और दूसरा भाग किधर चला जाता है, बिहार, यूपी, दिल्ली, पंजाब की ओर चला जाता है। अगर महत्व की बात की जाए तो मानसून की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले अरब सागर शाखा से ही होती है। और अगर बात की जाए वर्षा की तो जो अधिकतम वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से
होती है। तो ये दो चीज याद रखिए। जो मानसून की अगर शुरुआत की बात करें अरब सागर से होती है, और सबसे ज्यादा जो बरसात होती है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, इन दोनों शाखाओं में से सबसे ज्यादा जो बरसात होती है वो किससे होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। ये इन दोनों में बात की गई है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो दो शाखाएं हैं, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, उसमें जो सबसे ज्यादा जो बरसात किस शाखा से होती है? तो वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। अब बात करते हैं उत्तर पूर्व मानसून की। किसकी बात करते हैं? उत्तर पूर्व मानसून की। तो जो उत्तर पूर्व मानसून है, इसको लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। ये मानसून अक्टूबर से दिसंबर तक सक्रिय रहता है। कब से कब तक सक्रिय रहता है? अक्टूबर से दिसंबर तक। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अक्टूबर के टाइम में भारत में क्या पड़ती है? सर्दी पड़ती है। तो सर्दी पड़ने से यहाँ पर क्या बन जाता है? हाई प्रेशर बन जाता है। जबकि जो समुद्र है उधर क्या होती है? क्योंकि पृथ्वी सबसे पहले ठंडी होगी, तो पृथ्वी में सबसे पहले हाई प्रेशर बनेगा, और समुद्र में क्या रहता है? लो प्रेशर रहता है। हवाएं पृथ्वी से किधर चलने लगती हैं? समुद्र की ओर। तो इसी को क्या बोला जाता है? लौटता हुआ मानसून कहते हैं। तो सर्दियों में भूमि ठंडी हो जाती है और उच्च दाब बनता है, और हवाएं भूमि से किधर की ओर चलती हैं? समुद्र की ओर चलती हैं। और इनकी जो दिशा होती है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। तो जो लौटता हुआ मानसून है उसकी जो दिशा रहेगी वो उत्तर पूर्व से किधर रहेगी? दक्षिण पश्चिम की ओर रहती है। तो ये याद रखिए, जो लौटता हुआ मानसून की जो दिशा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम रहती है, जबकि इधर की ओर जो जाता हुआ मानसून होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, उसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। तो ये हवाएं सूखी होती हैं क्योंकि ये जमीन से आती हैं। तो जो हाई प्रेशर बनता है जमीन पर, तो जमीन से हवाएं समुद्र की ओर चलती हैं। जब ये हवाएं जमीन से समुद्र की ओर चलती हैं तो ये हवाएं कैसी होती हैं? सूखी होती हैं, क्योंकि ये जमीन से आती हैं, और वे समुद्र के ऊपर से गुजरते समय क्या उठा लेती है? नमी उठा लेती हैं। तो जब ये हवाएं पृथ्वी से समुद्र की ओर आती हैं, तो जब ये समुद्र से गुजरती हैं तो समुद्र से क्या उठा लेती हैं? नमी उठा लेती हैं। और इन्हीं नमी से मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तट और पांडुचेरी में क्या होती है? बारिश होती है। तो जब ये हवाएं पृथ्वी से समुद्र की ओर आती हैं तो ये हवाएं क्या होती हैं? सूखी होती हैं, क्योंकि ये जमीन से आती है। लेकिन जब ये समुद्र के ऊपर से गुजरती हैं तो बंगाल की खाड़ी से जब ये गुजरती हैं तो क्या अवशोषित कर लेती हैं? नमी उठा लेती है समुद्र से, और उस नमी के कारण ही मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तट और पांडुचेरी में बारिश होती है। ये तमिलनाडु की वर्षा का लगभग 50 से 60% है। जो तमिलनाडु में जो वर्षा होती है उसका लगभग 50 से 60% जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। एक बात याद रखिए, अगर उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है भारत में वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में जो ज्यादातर वर्षा होती है वो किससे होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून, जिसको लौटता हुआ मानसून कहते हैं, उससे होती है। तो मैंने आपको भारत के मानसून के बारे में बताया। दो टाइप का होता है, एक दक्षिण पश्चिम मानसून और एक उत्तर पूर्व मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून में अरब सागर वाली शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है, और एक कौन सी होती है? उत्तर पूर्व मानसून। अब हम इन दोनों मानसूनों के अंतर की बात करते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून की और उत्तर पूर्व मानसून की। तो अगर समय की बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून ये जून से सितंबर के बीच रहता है, और जबकि जो उत्तर पूर्व मानसून है इसका समय अक्टूबर से दिसंबर रहता है। अगर बात की जाए दिशा की तो दक्षिण पश्चिम मानसून में हवाएं होती हैं वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं, जबकि उत्तर पूर्व मानसून में जो हवाएं होती हैं वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर बात की जाए उत्पत्ति की तो दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति हिंद महासागर में होती है, और जबकि उत्तर पूर्वी मानसून की जो उत्पत्ति होती है वो जो ठंडी भूमि होती है वहां पर होती है, क्योंकि ठंडी भूमि में क्या रहता है? उच्च दाब रहता है। अगर बात की जाए प्रकृति की तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो हवाएं होती है वो नम हवाएं होती हैं, जबकि उत्तर पूर्वी मानसून की जो हवाएं होती है वो कौन सी होती हैं? शुष्क होती हैं। अगर बात की जाए वर्षा की तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये पूरे भारत में वर्षा कराती है, जबकि उत्तर पूर्वी मानसून है ये दक्षिणी जो पूर्वी तट है जिसके अंदर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट और पांडिचेरी है वहां पर ही ये वर्षा कराती है अधिकतर। अगर बात की जाए मुख्य क्षेत्र की तो ये लगभग पूरे क्षेत्र में होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा, और इसके जो उत्तर पूर्वी मानसून है इससे जो वर्षा होती है तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में होती है। अगर शाखाओं की बात की जाए तो इसकी दो प्रमुख शाखाएं होती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की।
एक अरब सागर वाली शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा, लेकिन उत्तर पूर्वी मानसून की कोई प्रमुख शाखा नहीं है। अगर बात की जाए महत्व की, तो जो भारत में वर्षा होती है वो सबसे ज्यादा 80 से 90% वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून होती है। किससे होती है? दक्षिणी पश्चिम मानसून होती है। और दक्षिणी पश्चिम मानसून के अंदर भी दो शाखाएं, एक अरब सागर वाली शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। अगर उन दोनों में से बात की जाए तो उन दोनों में से जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। तो सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है 80 से 90%, और तमिलनाडु की जो मुख्य वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून होती है। और अगर दक्षिण पश्चिम मानसून की भी बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून के अंदर भी सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून से 80 से 90% बारिश होती है और इससे लगभग 10% बारिश होती है भारत में। लेकिन अगर बात की जाए इसके अंदर भी कौन सी शाखा से सबसे ज्यादा होती है, तो जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है उससे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगर बात की जाए विशेषताओं की, तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है तो ये मानसूनों के आगमन की बात होती है, और जो उत्तर पूर्वी मानसून से जो मानसून क्या होते हैं वो वापसी होते हैं। क्या होते हैं? मानसून वापस जाते हैं। जबकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो मानसून होते हैं उनसे क्या होते हैं? मानसूनों का आगमन होता है। अगर बात की जाए चक्रवात की, तो दक्षिणी पश्चिम मानसून से कम चक्रवात आते हैं, जबकि उत्तर पूर्वी जो मानसून होते हैं उससे बहुत अधिक चक्रवात आते हैं। और जो सबसे ज्यादा चक्रवात आते हैं वो किस में आते हैं? बंगाल की खाड़ी में आते हैं। तो ये याद रखिए, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उससे कम चक्रवात आते हैं, जबकि जो उत्तर पूर्वी मानसून है उससे अधिक चक्रवात आते हैं। अब बात की जाए भारत की जो स्थानीय वर्षा, तो जो भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर जब वर्षा होती है तो उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे काल बैसाखी। कौन सा? काल बैसाखी। तो ये क्षेत्र वेस्ट बंगाल और असम के अंदर आता है। तो बैसाख महीने में जो आने वाले तेज थंडर स्ट्रॉम और जो रेन होती है उसको क्या बोला जाता है? पश्चिम बंगाल और असम में काल बैसाखी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पश्चिम बंगाल और असम में जो ये वर्षा होती है बैसाख के महीने में, उसके अंदर थंडम स्टॉर्म और जो रेनफॉल होती है उसको काल बैसाखी बोला जाता है। ये चाय, जूट और चावल की खेती के लिए क्या होती है? लाभदायक होती है। दूसरी बात करें आम वर्षा की, तो जो केरला और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में जो वर्षा होती है उसको आम्र वर्षा कहा जाता है। ये गर्मियों के अंत में होने वाली वर्षा है और ये आम को जल्दी पकाने में क्या करती है? मदद करती है। तो जो आम वर्षा होती है वो आम को जल्दी पकाने में मदद करती है। कर्नाटक और केरल के तट पर यह होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? आम्र वर्षा बोलते हैं। एक होती है चेरी ब्लास्ट, जो कर्नाटक और केरला के अंदर क्षेत्र में होती है। जो कर्नाटक और केरला के क्षेत्र में जो स्थानीय वर्षा होती है उसको चेरी ब्लाज्म कहते हैं। ये कॉफी के फूल खिलाने वाली वर्षा है और कॉफी उत्पादन के लिए क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो जो काल बैसाखी होती है, काल बैसाखी वर्षा किसको कहते हैं? जो वेस्ट बंगाल और असम के अंदर जो वर्षा होती है उसको वहां काल बैसाखी बोला जाता है, क्योंकि वो चाय, जूट और चावल की खेती के लिए आवश्यक है। और केरला, कर्नाटक के जो तटीय क्षेत्र में वर्षा होती है उसको आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि वो आमों की को जल्दी क्या कर देती है? पकाने में मदद करती है। और जबकि जो कर्नाटक और केरला में जो वर्षा होती है उसको चेरी ब्लाज्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये कॉफी के फूल खिलने वाली वर्षा होती है। ये कॉफी के फूलों को खिलाती है और कॉफी उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करें अगर भारत की वर्षा की अगर बात की जाए, तो भारत में जो वर्षा होती है औसत वर्षा लगभग 110 से 120 सेंटीमीटर होती है। तो जो भारत की लगभग औसत वर्षा है वो 110 से 120 सेंटीमीटर के बीच रहती है। इसमें से 75 से 80% जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किससे होती है? 75 से जो 80% वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। और मानसून के दौरान जो औसत वर्षा होती है वो लगभग 85 से 100 सेंटीमीटर होती है। तो मानसून के अंदर जो औसत वर्षा होती है वो 85 से 100 सेंटीमीटर होती है। और अगर लगभग बात की जाए तो पूरे भारत में लगभग 110 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसलिए कहा जाता है इंडिया एग्रीकल्चर इसे गैम्बल ऑफ मानसून। तो जो भारत की जो कृषि है वो क्या है? मानसून के ऊपर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? इसीलिए इंडियन कल्चर इज गैम्बल ऑफ मानसून है। क्या है? जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो एक गैम्बल ऑफ मानसून है। मानसून का क्या है? जो अगर मानसून अच्छा आया तो अच्छी क्या होती है? खेती बाड़ी होती है। अगर ज्यादा बरसात हो गई तो दिक्कत है, और कम बरसात हो जाती है तो भी दिक्कत होता है। इसलिए इंडियन कल्चर इज ए गैम्बल ऑफ मानसून। अब बात की जाए सबसे सूखा स्थान की, तो जो जैसलमेर है वो सबसे सूखा स्थान। अगर गर्म हॉटेस्ट की बात की जाए
तो हॉटेस्ट में जो जैसलमेर है वो सबसे सूखा है 10 से 20 सेंटीमीटर। अगर अगर कोल्ड में बात की जाए, कोल्डेस्ट जो स्थान है जो सबसे सूखा है तो वो कौन सा है, लेह है, उसमें 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अब ये डिजर्ट का मतलब ये नहीं है कि जहां ज्यादा गर्मी पड़ती है उसी को डिजर्ट बोलते हैं, ऐसा नहीं है। रेगिस्तान उसको भी बोला जा सकता है जहां पर ठंडी पड़ती, जहां पर वर्षा कम होती है उसी को रेगिस्तान कहते हैं। अब ऐसा नहीं है ठंडी जगह तो उसको रेगिस्तान नहीं कह सकते, तो जहां पे वर्षा कम होती है उसको रेगिस्तान ही बोला जाता है, चाहे वो ठंडी जगह हो चाहे गर्मी वाली जगह हो। अगर गर्म में बात की जाए तो गर्म में जैसलमेर आता है जिसमें 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगर हम बात की जाए कोल्डेस्ट की, तो कोल्ड जगह जहां पर सबसे कम वर्षा होती है तो वो होती है लेह में। तो अगर एग्जाम में ये याद रखिए, अगर हमसे हॉटेस्ट ड्राइस्ट की बोलते हैं तो वो जैसलमेर आता है। अगर सबसे ठंडा सूखे की बात करें कौन सा क्षेत्र है तो वो लेह है। अगर गर्म क्षेत्र की बात की जो सूखा रहता है तो वो जैसलमेर है। और ठंडे क्षेत्र की बात की जाए तो कौन सा है, लेह है। और बात की जाए सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, तो सबसे अधिक वर्षा वाला इंसान है वो मानसिमराम है, जो कहां पर स्थित है, मेघालय में। और यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर से अधिक क्या होती है, वर्षा होती है। ये विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। तो ये याद रखिए, सबसे जो औसत वर्षा है वो 110 से 120 सेंटीमीटर होती है, जिसमें से दक्षिण पश्चिम मानसून से 75 से 80% वर्षा होती है। मानसून के दौरान जो औसत वर्षा है वो 80 से 100 सेंटीमीटर है। इसलिए कहा जाता है इंडिया एग्रीकल्चर इसे गैम्बल ऑफ मानसून। सबसे सूखे स्थान की बात की जाए तो जैसलमेर हॉट डिजर्ट है, और जबकि कोल्ड डिजर्ट की बात की जाए तो कौन सा है, लेह है। एग्जाम में याद रखिए, अगर आपसे हॉट डिजर्ट की पूछे तो जैसलमेर आएगा, और अगर ओवरऑल डिजर्ट्स की पूछे मतलब पूरे भारत में सबसे सूखा क्षेत्र कौन सा है ओवरऑल की अगर बात करें तो वो कौन सा आता है, लेह आता है। अगर गर्म की सबसे सूखा क्षेत्र जो गर्म है तो वो उसमें किसकी बात रहेगी, जैसलमेर की। अगर ओवरऑल पूछ रहे हैं तो ओवरऑल में कौन सा आता है, लेह आता है। और सबसे अधिक वर्षा मेघालय के अंदर मानसिमराम में होती है, और वहां वर्षा 1000 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और मानसिमराम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। तो अभी तक हमने भारत की जलवायु के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि यह तापमान स्थिर रहता है, गलत। क्या यहाँ वर्षा केवल हिमपात से होती है, गलत। क्या है, क्योंकि यहाँ केवल ठंड होती है, ये भी गलत है। तो भारत की जलवायु को मानसून जलवायु क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु मानसूनी पवनों पर क्या रहती है, निर्भर रहती है, इसलिए भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय तो कहा ही जाता है, भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो आधे क्षेत्र कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है, उसका आधे से ज्यादा क्षेत्र उष्णकटिबंध में आता है, इसलिए उष्णकटिबंधीय बोला जाता है। और साथ ही साथ ये मानसूनी पवनों पर भी निर्भर बोलती है, इसलिए मानसूनी भी कहा जाता है। इसलिए जो भारत की जलवायु वो कौन सी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून का आगमन सामान्य किस राज्य से होता है, तो वो कौन से राज्य से होता है, केरल राज्य से होता है। दक्षिणी पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा सबसे अधिक वर्षा कहां कराती है, तो जो दक्षिणी पश्चिम मानसून की जो अरब सागर वाली शाखा है वो सबसे ज्यादा जो बरसात कराती है वो कहां कराती है, पश्चिमी घाट में कराती है। तो ये अरब सागर वाली शाखा होती है और ये बंगाल की खाड़ी। तो जो अरब सागर वाली शाखा है यहाँ पे क्या रहता है, पश्चिमी घाट रहता है। तो सबसे ज्यादा जो बरसात कराती है अरब सागर वाली शाखा वो कहां पर कराती है, पश्चिमी घाट पर। बंगाल की खाड़ी की वाला शाखा मेघालय में अत्यधिक वर्षा क्यों कराती है, तो मेघालय में क्या आ जाता है, पर्वत आ जाता है, वो पर्वत इसके क्या आता है, सामने आ जाता है, इसलिए अत्यधिक वर्षा जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा वो कहां पर कराती है, मेघालय में कराती, क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ी होती है गारो खासी जानती है वो इसके सामने आ जाती है, इसलिए जो खासी पहाड़ी है उसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है। उत्तर पूर्व मानसून मुख्यतः भारत के किस राज्य में वर्षा कराते हैं, तो जो उत्तर पूर्व मानसून जिसको हम लौटते हुए मानसून कहते हैं मुख्यतः किस में वर्षा कराते हैं, तमिलनाडु में सर्दियों में वर्षा कराते हैं। भारत में मानसून का मुख्य कारण क्या है, तो भारत में जो मानसून का मुख्य कारण है वो क्या है, ताप और दाब के अंतर के कारण। जब इसमें क्या होता है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर बनते हैं, उसी के कारण भारत में क्या आते हैं, मानसून आते हैं। पश्चिमी विक्षोभ भारत के में किस मौसम में वर्षा कराते हैं, तो पश्चिम विक्षोभ है वो भारत में किस मौसम में वर्षा कराते हैं, सर्दियों में वर्षा कराते हैं, जिसको राजस्थान में क्या कहा जाता है, मावट कहा जाता है। सॉरी, पश्चिमी विक्षोभ का उद्गम क्षेत्र कौन सा है,
तो जो पश्चिमी विक्षोभ है, अगर उसके उद्गम क्षेत्र की बात की जाए तो जो पश्चिमी विक्षोभ है वो कहाँ से होती है, भूमध्य सागर। जैसे यहाँ भारत है तो यहाँ पे क्या रहता है, भूमध्य सागर। जो पश्चिम विक्षोभ है वो कहाँ से आते हैं, भूमध्य सागर से भारत की ओर आते हैं। तो जो पश्चिम विक्षोभ का उद्गम क्षेत्र है वो कहाँ पर है, भूमध्य सागर में है। ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। भारत में वर्षा का मुख्य प्रकार कौन सा है, तो जो भारत में वर्षा का जो मेन प्रकार है वो कौन सी है, मानसूनी वर्षा है। कौन सी है, मानसूनी वर्षा है। राजस्थान में कम वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है, तो राजस्थान में कम वर्षा होने का मुख्य कारण वर्षा छाया प्रभाव है। कौन सा है, वर्षा छाया प्रभाव। जैसे मान, क्योंकि जो राजस्थान है उसमें अरावली पर्वत ऐसे रहती है और हवाएं ऐसे चलती हैं, तो इस साइड क्या नहीं होती है, बिल्कुल ही वर्षा नहीं होती है। इसीलिए क्या होता है, जो राजस्थान रहता है वो वृष्टि छाया प्रभाव के कारण कम वर्षा होती है। ITCZ क्या है, तो ITCZ एक निम्न दाब क्षेत्र होता है। क्या होता है, ये निम्न दाब क्षेत्र होता है, उसको ITCZ बोलते हैं, और ये भूमध्य रेखा के पास में बनता है। गर्मियों में ITCZ उत्तर की ओर क्यों खिसकता है, क्योंकि सूर्य की स्थिति क्या हो जाती है, गर्मियों में कर्क रेखा के ऊपर आ जाता है, इसलिए ये जो ITCZ है वो उत्तर की ओर खिसक जाता है। अल नीनो का भारत के मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अल नीनो से भारत में जो मानसून से क्या होती है, कम वर्षा होती है। मानसून को क्या करता है, कमजोर करता है। लेकिन जो ला नीनो होते हैं वो मानसून को क्या करता है, प्रबल करता है, और इससे क्या होती है, अधिक वर्षा होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मेघालय के अंदर कौन सा है, मानसिमराम है। कौन सा है, मेघालय के अंदर मानसिमराम सबसे अधिक वर्षा होती है। विश्व की सबसे अधिक वर्षा यही होती है। भारत में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो भारत में जो सबसे कम वर्षा है वो थार मरुस्थल में होती है, जो राजस्थान के अंदर है। पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में कम वर्षा क्यों होती है, क्योंकि पश्चिमी घाट, जैसे मान लीजिए ये भारत है और यहाँ पे क्या है, पश्चिमी घाट है, तो यहाँ पे वर्षा बहुत रहेगी, लेकिन इधर की तरफ वर्षा क्या होती है, कम होती है। वो वर्षा कम क्यों होती है, वृष्टि छाया क्षेत्र के कारण। अब ऐसा क्यों होता है, अगर इसके बारे में पढ़ना है तो मैंने वर्षा के अंदर पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा है कि वर्षा कितने टाइप की होती है, पर्वतीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, चक्रवर्तीय वर्षा। उसमें पर्वतीय वर्षा के अंदर ये पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ाया गया है। नेक्स्ट, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो मानसून शब्द है वो अरबी भाषा से लिया गया है। अरबी शब्द मौसम से लिया गया है। भारत में सर्दियों में वर्षा का मुख्य कारण क्या है, तो जो भारत में सर्दियों में वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ। समुद्र के निकट क्षेत्रों की जलवायु कैसी होती है, तो समुद्र के निकट के जो क्षेत्र है उनकी जलवायु क्या रहती है, समान रहती है। ना तो ज्यादा ठंडी पड़ती है और ना ही ज्यादा गर्मी रहती है। तो सम ताप को संतुलित करता है। जो समुद्र रहता है वो ताप को क्या करता है, संतुलित करता है। ना तो अत्यधिक गर्मी रहती है तटीय क्षेत्रों में और ना ही अत्यधिक ठंडी रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।